जैसा हाल ही में आपकी ने जो एक स्टेटमेंट दी कि हाई प्रोफाइल मुकदमात में लेकर अदलिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे ये तासुर उभरा कि फ़ैसले कहीं और से होते हैं। जो मेरिट की बात की जाती है या जो अदलिया के बाइख्तियार होने की बात की जाती है, आपकी स्टेटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा इस पर सवालिया निशान भी उठ गए। खैर, हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं जो एक पोलराइजेशन थी वो सिर्फ सियासत में नहीं, वो हमें अदलिया पे भी नज़र आई, अदलिया भी उसका हमें शिकार नज़र आई। तो ये क्यों इतना ज़्यादा ये तासुर और ये हमें प्रैक्टिकली नज़र आने लगा है कि अदलिया भी कहीं ना कहीं दबाव का शिकार है? जी, बदकिस्मती से ये हमारी जुडिशरी की बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है और अगर हम आज से पहले तक पीछे देखें तो हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि हमने किसी ताले आज़मा के सामने खड़े होकर किसी तकड़े के ख़िलाफ़ जो है वो कोई जुर्रत पैदा करके कोई फ़ैसला दिया हो। तो ये तो एक मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी को अब ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए। और जाहिर है कि हमेशा से पाकिस्तान में फ़ौज और अदलिया का नेक्सस रहा है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आए, जब भी अदलिया की आजमाइश का वक्त आया, तो उन तमाम अदवार में जो है अदलिया ने वही किया जो इस्टेब्लिशमेंट ने चाहा। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, आप वो बात कर रही थी शुरू में चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कि वन मैन शो की बात हुई। देखिए, जब तक ये नया कानून जो है वो नाफिज नहीं हो जाता सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस हमेशा से ही वन मैन शो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। बल्कि अपनी हाई कोर्ट्स, रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में भी वो होते हैं, लेकिन दानिश के तहत चलने वाले चीफ जस्टिस जो है वो अपने साथ इख्तलाफ करने वालों को भी उतनी इज्जत, उतना ही एतमाद और उतनी अहमियत देते हैं जितने वो अपने लाइक माइंडेड जजेस को देते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, इसमें ये डिवीजन इतनी विजिबल है और ये इतनी अलार्मिंग है कि बज़ाहिर तो हमें नज़र आता है जी कि किसी फ़ोटो सेशन में या किसी फंक्शन में बड़े हंस रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन उसका अमली मुज़ाहरा जो उनका बुनियादी काम है कि वो मिल के फैसला करें, ये अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ये रूल्स अपने बना लेती और जिसमें 184(3) की मार्किंग का सवाल है, फिर उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि 184(3) के अगेंस्ट रिव्यू या अपील के लिए मेरी अपनी राय तो यही है कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। तो ये बदकिस्मती जस्टिस साहब, ये जो इतनी डिवीजन है, आप नहीं समझते इसमें हमारी सियासतदानों का ज़्यादा कसूर है? माजी में आप देखें जो नाहल हुआ उसने सारा मुद्दा डाला सुप्रीम कोर्ट पर। ऑपोजिशन हमेशा खुश होती थी जब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता था, ऑपोजिशन उस वक्त खुश होती थी। नवाज शरीफ को घर भेजा गया, तहरीक इंसाफ खुश हुई, तहरीक इंसाफ घर गई, ये लोग खुश हुए। मतलब कि हमारी सियासी जमातों के हक़ में जो फैसले आ जाएं उनके लिए अदलिया अजीम हो जाती है, जिनके खिलाफ फैसले आ जाएं उनके लिए जो है ना वो अदलिया बहुत ज़्यादा जानिबदार हो जाती है। और आपने ताले आज़मा की बात की, इसमें भी हमारे क्या सियासतदानों का कसूर नहीं है? हमारे ताले आज़मा को ताकत किसने फराहम की? क्या उन लोगों ने फराहम नहीं की जिन्होंने हमेशा उनका कंधा इस्तेमाल करके सियासत तक आना चाहा, वज़ीर आज़म बनना चाहा, अपने काम लेना चाहे? तो आपको नहीं लगता इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं नहीं बल्कि हर तरह से हमारे सियासतदानों का कसूर है? देखिए, इसमें किसी की खुशी या नाराज़गी का तो अवसर कम से कम अदलिया के सामने तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ। हमारे कहा जाता है कि आसमान गिरता है तो गिर जाए, हमें बहरहाल इंसाफ ही करना है। अदलिया को अपना घर देखना है कि आया उन्होंने जो फैसला किया जिसकी वजह से एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ना पड़ा, एक प्राइम मिनिस्टर की असेंबली जो है वो डिज़ाल्व हुई, वो बहाल नहीं हुई, दूसरे प्राइम मिनिस्टर की असेंबली डिज़ाल्व हुई, वो बहाल हो गई। ये मैंने पहले भी आपको कहा कि एक चेकर्ड हिस्ट्री। अब ये देखें, जो पनामा के केस से ऑनवर्ड हमारी जो कभी को ग्रेजुअल डिक्लाइन था ना, वो पनामा केस की जजमेंट के बाद वो इतना ज़्यादा स्पीड अप हो गया हमारा डिक्लाइन, हमारी अपनी मॉरल वैल्यूज़ हो गई, हमारे अंदर डिवीजन बढ़ गई, हमारे अंदर मुदाखलत बढ़ गई, ये सारी चीज़ें हुई हैं।
और सियासी पार्टियों, देखें जी, सियासी पार्टियों के तो अपने सियासी मकासद होते हैं, लेकिन अदलिया के सियासी मकासद नहीं होने चाहिए, और ना ही अदलिया को किसी सियासी शख्सियत के लिए या किसी फौजी आमर के लिए अपना कंधा पेश करना चाहिए। तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली के लिए उस वक्त की अदलिया को इस्तेमाल किया गया? पनामा में तो उनकी नाअहली नहीं थी, उनकी तो नाअहली अकामा में थी। तो आप ये समझते हैं कि उस फैसले के जरिए नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई? 100% देखें, ये उस वक्त की बात है जब जुडिशरी और उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नेक्सस जो था, या वो लव अफेयर जो था, या रोमांस जो था, वो अपनी पीक पर था। और इसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और प्यूनी जज आसफ सईद खोसा, इधर से जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद, ये 4 जो लोग थे, इन्होंने सारा इस पूरी एक कंस्पायरेसी हैश की, और उसका ऑब्वियसली बेनिफिशियरी जो थे साहब थे, और इसलिए वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि अब ये तो ऐसी बात हो चुकी है कि अब देखें जस्टिस मुनीर ने क्या जजमेंट दी मौलवी तमीजुद्दीन के, वो आज के हो सकता है लॉयर्स को भी ना पता हो, लेकिन पनामा से अकामा निकाल कर जो फैसला दिया, वो आजकल का एक हॉकर जो है या कॉलेज स्कूल का स्टूडेंट है, उसको भी पता चल गया है कि ये इसमें हुआ क्या है। तो इसलिए ये दौर जो है, इसमें आप तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजना अदम एतमाद के जरिए, बज़ाहिर तो अदम एतमाद था, इसके पीछे भी कॉन्स्पिरेसी थी, इसके पीछे भी कुछ खास मकासद थे? देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकता। एटलीस्ट 29 नवंबर 2022 तक तो जो चीज़ें थी उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कमर जावेद बाजवा साहब बड़ा कैंडिडली इस चीज़ को वो आप कंसीड भी करते हैं कि वो इन मामलात में मुदाखलत करते थे, कभी फैज़ हमीद के ज़रिए, कभी किसी और के ज़रिए। तो मैं इस कम अज़ कम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहा आपके सामने कि ये इस तरह ना हुआ होगा। सही। तो अब नवाज शरीफ की वापसी आपको लगता है कि इतनी आसान है? जो तरमीम की गई है, जिस तरह ताहयात नाअहली को ख़त्म करके 5 साल की गई है, अभी भी ज़ाहिर है उनकी सज़ाएं तो बाकी हैं, उनकी वापसी में कौन सी कानूनी रुकावटें आ सकती हैं, या उनका आना बहुत आसान साफ शफाफ हो गया है? देखिए, वापसी पे तो कोई रुकावट नहीं है, उनका नाम कोई क्या कहते हैं ECL में नहीं है। ऑफ कोर्स वापस वो आ सकते हैं, लेकिन उस सूरत में वो आना चाहते हैं जब उन्हें जेल ना जाना पड़े। वापस आने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जाहिर है ही हैज टू सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, जहां से उनको बेल हुई और फिर वहां कोर्ट की एक परमिशन के साथ वो बज़ाहिर इलाज के लिए गए। अब ये जाहिर है कि जहाँ तक उस जजमेंट का सवाल है जिसके जरिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, देखिए उस जजमेंट को रिविजिट होना है, आज हो, कल हो, परसों हो, किसी और केस की समाअत के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट अगर, लेकिन वो नजरे सानी की दरखास्त तो पहले ही उनको मौका मिल चुका और वो भी मुस्तरद हो चुकी है। नजरसानी की यहाँ पे बात नहीं है। बात मैं आपसे जो कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे लॉ में एक ये होता है कि अगर मसलन किसी और केस की समाअत कर रहे हैं और उसमें केस की जजमेंट का रेफरेंस आता है, तो वो अगर बेंच उतना है या उससे बड़ा है जिसने वो पनामा जजमेंट सुनी, तो उसको रेफरेंस जब उसका आता है तो उसके ऊपर वो कोर्ट ऑब्जर्व कर सकती है और उसको रिविजिट करने का फैसला कर सकती है। अगर वो फैसला रिविजिट हो जाए तो फिर तो सारी चीज़ें ही जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट वो ख़त्म हो जाती हैं। ये जो किया गया है, लॉ बनाया गया है 5 साल वाला, इसमें मेरी राय है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी राय है कि F1 में जब तक आप टाइम फ्रेम प्रोवाइड नहीं करेंगे उस वक्त तक इसका बेनिफिट शायद मियां साहब को और जहांगीर तरीन साहब को ना हो सके। ये मेरी राय है। सर, इसको ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए कि क्यों ना हो सके, क्योंकि तासुर तो यही है कि ये जितनी भी कानून साजी हुई है वो ही पर्सन स्पेसिफिक इसको कहा जा रहा है ना। नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचेगा, तरीन साहब को पहुंचेगा। सिंपल इनैक्टमेंट जो है ना, सिंपल इनैक्टमेंट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को नेगेट नहीं कर सकती।
कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमने कोई कॉमा, सेमी कोलन, फुल स्टॉप ये वो भी आगे पीछे करना हो या ऐड करना हो तो उसके लिए हमें जो है वो अमेंडमेंट ही करनी पड़ती है। अब चूंकि उस आर्टिकल 51F में एक लेके आनी है चीज, क्योंकि आज तक उसमें ये लाइफ टाइम भी नहीं है, ये अपनी हकीकत है। लेकिन अगेन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट उसको एक इंटरप्रेट कर चुकी है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को रिविजिट कर लेती है तो फिर इस कानून की भी जरूरत नहीं रहती और फिर वो सारा सुप्रीम कोर्ट उसी जजमेंट के जरिए कर लेगी। 9 मई के वाकयात को लेकर जो एक पटिशन गई है सुप्रीम कोर्ट में, ओन चौधरी साहब लेकर गए हैं तहरीक इंसाफ को पर पाबंदी लगवाने के लिए। क्या ये पाबंदी लगाना इतना आसान है? सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगा सकती है तहरीक इंसाफ पर? मेरा तो नहीं ख्याल कि इस पिटीशन के जरिए तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग सकती है। हाँ, अलबत्ता कोई अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई रेफरेंस भेजे सुप्रीम कोर्ट के पास जो कानून के मुताबिक हो तो उसमें तो जरूर हो सकता है। ये तो मेरा ख्याल है कि एक मैं समझता हूँ कि फजूल सी एक्सरसाइज की गई है। सही। एक आखिरी सवाल, जैसे साहब जो इस वक्त हमारी अदलिया में जो तकसीम का एक तासुर है, तासुर नहीं अब कुछ चीज़ें बड़ी खुलकर भी सामने आ गई हैं, इसको ख़त्म कैसे करना चाहिए? ये ख़त्म कैसे होगा? देखिए, ये तासुर नहीं है, ये एक हकीकत है और सीधी सी बात है, सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो बंदा अपने आप को दे। अगर हम ये कहें कि तकसीम नहीं है तो ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या जो ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे दरमियान तकसीम नहीं है वो भी सबको धोखा दे रहे हैं। इसलिए देखें इसी तरह तासुर अब एक फेज जो है वो 16 सितंबर को ख़त्म हो रहा है मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जी, और हम ये तवक्को कर रहे हैं कि जो नॉमिनी चीफ जस्टिस हैं मोहतरम काजी फायज ईसा साहब, वो जिन चीज़ों को खुद फील करते रहे, जिस तरह की दौर से उनको गुजारा गया, जिस तरह की उनके साथ उनके मुताबिक डिस्क्रिमिनेशन होती रही, तो वो इन सारी चीज़ों को मेक श्योर करेंगे कि ये उनके सीनियर प्यूनी जज के साथ या बाकी जजेस के साथ ना हो। और मेरा ख्याल है कि अगर वंस थिंग्स आर स्ट्रीमलाइन फिर ये तवक्को कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।